साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के चर्चित व्यक्ति जिनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है। तो जो दोस्त नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चैनल आप जाके यूट्यूब पे जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन सर्च करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मैं इस चैनल के माध्यम से जीके जीएस से संबंधित आपकी विभिन्न क्षेत्रों से जो प्रश्न संग्रह है वो लेकर मैं आपके इस जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पे आया हूँ और ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। तो इसमें जो भी मुझसे त्रुटियाँ होंगी उसको छोटा भाई समझ के और माफ़ करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है और कहाँ कहाँ गलत है, ये कमेंट करके हमें बताइएगा। और हमारा जो विषय सूची है उसको मैं आप लोगों को दिखाने का थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ। हमारा विषय सूची है जो इतिहास का है, भूगोल का है, हिंदी, राजनीति विज्ञान, सोशल साइंस और साइंस के तीनों भाग, करंट अफेयर्स, इंडियन जियोग्राफी का क्विज और वर्ल्ड जियोग्राफी का भी क्विज, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जितने भी क्वेश्चन सीरीज है वो उसका भी क्विज है और जीएस एक्सप्लेन इन हिंदी यानी जीएस का भी एक्सप्लेन फुल मिलेगा आपको। यूपीएससी में निबंध लिखने के लिए भी अलग से व्यवस्था हमने की है। उसके बाद आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी, एसएससी, यूपीएसएससी, रेलवे, टेट, सीटेट, यूपी टेट, बैंकिंग, वीडियो या किसी भी अन्य स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल के एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें क्विज भी है और क्विज के साथ साथ फ़ायदा इसमें है कि प्रत्येक क्वेश्चन पे फुल डिटेल्स मिलेंगे आपको। और ये जो विषय और जैसे इतिहास है, भूगोल, हिंदी, इनका भी फुल मिलेगा डिटेल्स, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आज 2022 के प्रमुख व्यक्ति की नियुक्ति के बारे में क्वेश्चन सीरीज जो है चलेगी, तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग अपने कार्यक्रम के अगले कड़ी में देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न संख्या 1 है कि प्रसार भारती के नए सीईओ कौन बने हैं। हाल ही में प्रसार भारती के नए सीईओ कौन बने हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है मयंक अग्रवाल, अमिताभ कांत, राजीव कुमार और विवेक कुमार। इसमें आपको बताना है कि प्रसार भारती के सीईओ कौन बने हैं। तो आपका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मयंक कुमार अग्रवाल। मयंक कुमार अग्रवाल को प्रसार भारती का नया सीईओ बनाया गया है। अब थोड़ा सा देखेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट में क्या है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट में है कि प्रसार भारती के नए सीईओ मयंक कुमार अग्रवाल बने हैं। और जो प्रसार भारती है दोस्तों, इसकी स्थापना 23 नवंबर 1997 को हुई थी। और यह जो आपका प्रसार भारती है यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसके अधीन है। यानी जो आपका प्रसार भारती है किसके अधीन है, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है, ठीक है। उसके बाद इसका मुख्यालय देखेंगे तो नई दिल्ली में है और इसके सीईओ मयंक कुमार अग्रवाल हैं। प्रसार भारती करता क्या है दोस्तों, तो देखिए प्रसार भारती का कार्य क्या है और प्रसार भारती है क्या। तो प्रसार भारती भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है, ठीक। और यह संसद की एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैज्ञानिक स्वायत्त निकाय है और इसमें दूरदर्शन, टेलीविज़न नेटवर्क और ऑल इंडिया रेडियो शामिल है। देखिए क्या कह रहा है कि प्रसार भारती क्या है। तो प्रसार भारती भारत की एक सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है। यह संसद की एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैज्ञानिक स्वायत्त निकाय है और इसमें दूरदर्शन, टेलीविज़न नेटवर्क और ऑल इंडिया रेडियो शामिल है। और इसके कार्य क्या है दोस्तों, इसके कार्य देखते हैं कि प्रसार भारती का कार्य क्या है। तो उसका उद्देश्य लोक प्रसारण सेवाओं को संगठित और संचालित करना है। यानी जो भी हम टीवी पे देखते हैं, प्रसारण जो भी टीवी पे होता है, इसका यही कार्य है कि इसको संचालित करना, आम जनता को सूचना प्रदान करना और शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करने के साथ साथ रेडियो और टेलीविज़न पर प्रसारण का संतुलित विकास सुनिश्चित करना है। देखिए ये जो भी हम टीवी पे देखते हैं यह प्रसार भारती के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों आपके सामने दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आपके सामने ऑप्शन है मयंक कुमार अग्रवाल, रंजना प्रकाश देसाई, सुमन के वेरी और राजीव कुमार।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, रंजना प्रकाश देसाई क्या है कि भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई की अध्यक्ष बनी है। अब थोड़ा देखते हैं इनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। रंजना प्रकाश देसाई को भारतीय प्रेस परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार दिया गया है। बात करेंगे कि पीसीआई की स्थापना कब हुई थी भारतीय प्रेस परिषद की, तो 4 जुलाई 1966 को। याद रखिएगा कि यह पीसीआई भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी 4 जुलाई 1966 को। और इसके जो आपके बड़ा हो गया, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे JR माधोलकर। ठीक है, उसके बाद थोड़ा आगे देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है प्रेस परिषद अधिनियम 1978। ठीक है, इसके अंतर्गत इसका गठन भारत में प्रेस के मानकों को बनाए रखने और सुधार की स्वतंत्रता के संरक्षण के उद्देश्य से किया गया था। यानी प्रेस के बारे में उसका जो मानक है उसको सही रखने और सुधार करने और उसके स्वतंत्रता के संरक्षण के उद्देश्य से पीसीआई का क्या किया गया था, इसका गठन किया गया था। और पीसीआई का जो फुल फॉर्म होता है यानी पूर्ण रूप वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे की श्रृंखला में है कि मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रश्न संख्या 3 है आपका कि मुख्य चुनाव आयुक्त हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। यह बहुत ही टॉप मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करिएगा कि भारत में हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। आपके सामने है तरुण कुमार, सुनील अरोड़ा, राजीव कुमार और अमिताभ कांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको, ये आपका हो जाएगा राजीव कुमार। राजीव कुमार को हाल ही में ये नियुक्त किया गया मुख्य चुनाव आयुक्त। इसके बाद इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। तो राजीव कुमार 25वें CEO बने हैं। ठीक है, और भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं बहुत ही ज़बरदस्त इसको बना के लाया हूँ आपके सामने कंटेंट को ढूंढ ढूंढ के। तो राजीव कुमार जो है 25वें आपके CEO बने हैं। ठीक, भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। यानी भारत के सभी राज्यों, ठीक है, और केंद्र का जो चुनाव होता है यानी लोकसभा राज्यसभा का, और राज्य में जो राज्यसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, उसका संचालन यही करता है भारत निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। ठीक है, तो इसको CEO बने हैं राजीव कुमार 25वें। चलिए आगे देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और क्या यह देश में लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। इसका कार्य क्या है चुनाव आयोग का? तो देश में लोकसभा का, राज्यसभा का, राज्य विधानसभा का, राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का चुनाव का संचालन करता है। चलिए इससे संबंधित अनुच्छेद देख लेते हैं दोस्तों। तो भारतीय संविधान का भाग 15 और भाग 15 में जो अनुच्छेद है 324 से 329 यह चुनाव से संबंधित है और इन मामलों हेतु एक आयोग की स्थापना करता है। ठीक है, तो देखिए 324 से 329 के अनुच्छेद में कहा क्या गया है। तो सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 324। इसमें कहा गया है कि चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होगा। ठीक है, यानी चुनाव से संबंधित मामले, चुनाव नियंत्रण जो भी है वो चुनाव आयोग में निहित रहेगा। और वही अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता की सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य न ठहराने का प्रावधान भी है। उसके बाद आपका अनुच्छेद 326 क्या कहता है, लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। इन लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए जो निर्वाचन होगा उसमें व्यक्ति ही अधिकार मतलब उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त होगा उनको। उसके बाद अनुच्छेद 327 में कहा गया है कि विधायक द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति, यानी विधायक द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति। उसके बाद है अनुच्छेद 328
किसी राज्य के विधानमंडल को उसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति, यानी 328 के अंतर्गत क्या है कि किसी राज्य के विधानमंडल को उसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति ये 328 देता है, जो कि चुनाव आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 329 क्या कह रहा है कि चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक, यानी कोई भी चुनावी मामला है उसमें अदालत द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 329 में यह बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल कैसे होता है क्या, ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रपति जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनका जो नियुक्त हो वो कौन करता है, तो आपका राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, या ये 65 वर्ष की उम्र, मतलब उम्र ये पूरी कर चुके हैं, पूरी करने से पहले रहेंगे, या उनका कार्यकाल 6 वर्ष रहेगा। ठीक है, 65 वर्ष के बाद ये नहीं रहेंगे। ठीक, तो इनका ये होता है कार्यकाल। और इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं। यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके समकक्ष इनको दर्जा प्राप्त होता है और उनके समान वेतन और भत्ते मिलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं। चलिए देखते हैं कि नीति आयोग के वर्तमान कौन बने हैं। आपके सामने ऑप्शन है संजीव कुमार, दिनकर गुप्ता, उदय कोटक और परमेश्वर अय्यर। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, परमेश्वर अय्यर। ये नीति आयोग के सीईओ बने हैं वर्तमान में। चलिए देखते हैं परमेश्वर अय्यर कौन है। तो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी परमेश्वर अय्यर को केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ नियुक्त किया। देखिए, सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसको ध्यान में रखिएगा। तो जो परमेश्वर अय्यर हैं ये रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। इसका समय अवधि इनको 2 साल के लिए बनाया गया है और अमिताभ कांत की जगह ये लेंगे जो 30 जून 2022 को रिटायर हो रहा है। और बात करेंगे कि परमेश्वर अय्यर, तो परमेश्वर अय्यर 1981 बैच के यूपी कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। और क्या है, नीति आयोग के बारे में देखते हैं। तो नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के युग में शुरू की गई योजना आयोग का प्रतिस्थापन है। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने युग में योजना आयोग की शुरुआत की थी और नरेंद्र मोदी जी ने 1 जनवरी 2015 को इनका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और ये पूर्ववर्ती है योजना आयोग का। योजना आयोग को लागू करने वाले कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और आपका जो नीति आयोग है इसको किसने किया था, तो नरेंद्र मोदी। ठीक है, और इसका अधिकार क्षेत्र क्या है दोस्तों, तो इसका अधिकार क्षेत्र है भारत सरकार। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होगा। तो वर्तमान प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इसलिए ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। कमेंट करके बताइएगा, और मैं थोड़ा आपको लगे कि हाँ पढ़ाने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है कि यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। यानी वही काम सेम है जो सरकार, थिंक टैंक यानी सरकार जो सोचती है जनता के लिए सेवा प्रदान करना, उसी के बारे में ये विचार करेगा। ठीक है, ताकि जो कार्य हो प्रगति पर रहे। और नीति आयोग ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करेगा। यानी गांव के विकास के लिए भी यह क्या करेगा, तंत्र विकसित करेगा। उसके बाद आपका आ जाएगा प्रश्न संख्या 5 कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक कौन बने हैं। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक कौन बने हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है दिनकर गुप्ता, एक्स सोमनाथ, विनय कुमार त्रिपाठी और अशोक कुमार। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, दिनकर गुप्ता। चलिए इनके बारे में कुछ जानते हैं। तो पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता को आतंकवाद विरोधी राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया महानिदेशक 23 जून 2022 को नियुक्त किया गया है। यानी
इससे पहले पंजाब के पूर्व महानिदेशक थे ये दिनकर गुप्ता जी, जिनको आतंकवाद विरोधी राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जिनकी नियुक्ति जो है 23 जून को की गई है। और NIA के बारे में जानिए कि NIA क्या है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है NIA, इन्वेस्टिगेशन करती है आतंकवादी मामलों की। और इसका मुख्यालय जो है आपका नई दिल्ली में मिलेगा और इसका क्षेत्राधिकार भी भारत है। पूरे भारत में NIA का काम चलता है और इसका शासकीय निकाय गृह मंत्रालय है जो भारत सरकार के अधीन है, यही इसकी रिपोर्ट देखता है। उसके बाद क्या है, यह भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी, संघीय बोला यानी सभी राज्यों में ये लागू है, ठीक है। यह 31 दिसंबर 2008 को भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक 2008 को लागू होने के साथ अस्तित्व में आई थी। यानी 26/11 वाला जो हमला ताज होटल पे हुआ था उसके समय ये क्या हुआ था कि इसको NIA का गठन किया गया था, जो मुख्य रूप से 2009 में ये अस्तित्व में आई थी और 2008 में इसको संसद द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी को विधेयक जो है उसको पारित किया गया था। और ये 26/11 यानी ताजमहल पे जब हमला हुआ था उसी समय इसकी ज़रूरत महसूस हुई और उसी समय इसको क्या किया गया, संसद में पारित किया गया। तो NIA की क्या हुई, मतलब NIA का गठन किया गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, वाला जो है इसको क्या किया गया, लागू किया गया। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका है कि प्रधानमंत्री मोदी का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है। यानी मोदी जी का नया और पर्सनल सचिव सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है। तो चलिए देखते हैं किसे नियुक्त किया गया है भाई। आपके सामने ऑप्शन है राजीव कुमार, विवेक कुमार, संजीव कुमार, सुमन के बेरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विवेक कुमार। विवेक कुमार को प्रधानमंत्री मोदी का नया पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 31 मई 2022 को केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IFS अधिकारी विवेक कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया। यानी 21 मई 2022 को केंद्र सरकार ने IFS अधिकारी हैं विवेक कुमार, इनको प्रधानमंत्री मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया। जो विवेक कुमार हैं वह वर्ष 2004 बैच के IAFS अधिकारी हैं। IAS नहीं दोस्तों, IFS इंडियन फॉरेंसिक सर्विस वाला है, ठीक है। तो वर्ष 2004 बैच के IFS अधिकारी हैं। इससे पूर्व वह PMO ऑफिस में डायरेक्टर रहे हैं और इन्होंने संजीव कुमार सिंगला का स्थान लिया है। ये इनके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये 2004 बैच के IFS अधिकारी हैं और इससे पहले वो PMO के डायरेक्टर रहे हैं और ये संजीव कुमार सिंगला का स्थान लिए हैं। उसके बाद आपके सामने प्रश्न संख्या 7 आ रहा है कि भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। अब आपके सामने ऑप्शन है संजीव बजाज, पवन मुंजाल, उदय कोटक, TV नरेंद्रन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा संजीव बजाज। इनको भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। अब बात करेंगे कि भारतीय ये वाला जो हैं भारतीय उद्योग परिसंघ है क्या। तो देखिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, और संजीव बजाज का जो जन्म है वो 2 नवंबर 1969 को हुआ था। ये एक भारतीय व्यवसायी और बजाज फिनसर्व्स के अध्यक्ष, CEO और MD हैं। यानी CII का फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, और जो इसके अध्यक्ष बने हैं संजीव बजाज, इनका जन्म हुआ था 2 नवंबर 1969 को और एक भारतीय व्यवसायी हैं और बजाज फिनसर्व के अध्यक्ष और CEO MD यही है। देखिए CII का जो स्थापना है वो 1895 में हुआ था और इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में है। इसके महानिदेशक हैं चंद्रजीत बनर्जी और इसका आदर्श वाक्य है चार्टिंग चेंज इनेबलिंग डेवलपमेंट। आगे की जानकारी में यह है कि पवन मुंजाल हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के जो अध्यक्ष और CEO हैं उनको 2022-23 के लिए नामित अध्यक्ष बनाया गया है, ये याद रखिएगा। उसके बाद TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन के जो कार्यकारी उपाध्यक्ष और दिनेश जी हैं, उनको वर्ष 2022-23 के लिए CII का उपाध्यक्ष चुना गया है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न संख्या 8 है कि CBSE बोर्ड वाला CBSE जो है उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आपके सामने ऑप्शन है A दिनकर गुप्ता, B राजीव शुक्ला, C निधि छिब्बर और D शकुंतला देवी। तो आपका राइट आंसर C हो जाएगा। निधि छिब्बर को CBSE का नया अध्यक्ष बनाया गया है।
इनके बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे कि केंद्र सरकार ने निधि छिब्बर को वर्ष 2022 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। यानी निधि छिब्बर को 2022 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा यानी CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह छत्तीसगढ़ कैडर की वर्ष 1994 बैच की IAS अधिकारी हैं। निधि छिब्बर जी जो हैं वह छत्तीसगढ़ कैडर की वर्ष 1994 बैच की IAS अधिकारी हैं, IAS, ठीक है। और वह इस पद पर विनीत जोशी का स्थान लेंगे, यानी इनसे पहले विनीत जोशी जी थे, इनका स्थान कौन लेगा, तो निधि छिब्बर जी लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में, प्रश्न संख्या 9, हाल ही में UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आपके सामने ऑप्शन है डॉक्टर मनोज जोशी, B विनय शंकर त्रिपाठी, C मयंक कुमार अग्रवाल, D दुर्गा मिश्रा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये, कौन, मनोज जोशी। तो डॉक्टर मनोज जोशी को UPSC का अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट में है कि 5 अप्रैल 2022 को डॉक्टर मनोज सोनी ने संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया और इनका जो कार्यकाल है वो 27 जून 2030 तक रहेगा, ठीक है। और लोक सेवा आयोग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि लोक सेवा आयोग क्या होता है UPSC। तो UPSC का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, 2023 नहीं है, 2030 नहीं है, यहाँ पे होगा 2023, ठीक है। यानी 27 जून 2023 तक ये क्या रहेंगे, UPSC के अध्यक्ष रहेंगे। 2030 नहीं है, गलत है ये, ठीक है, ये आप गलत कर लीजिएगा, 2023 तक। उसके बाद UPSC का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, इसको हिंदी में बोलते हैं। भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। यानी जो भी IAS IPS IFS चुने जाते हैं उनको चुनने के लिए यही संघ लोक सेवा आयोग क्या करता है, उनका परीक्षा का संचालन करता है। अब देखते हैं कि इसका जो संविधान में वर्णन है वो कैसे है। तो संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 23 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है। यानी आपके भाग 14 में और जो अनुच्छेद है 315 से 23 उसमें एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए एक राज्य सेवा आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। चलिए इसकी स्थापना देखते हैं। तो इसकी स्थापना अक्टूबर 1926 और भारत के आज़ाद होने के बाद 26 अक्टूबर 1950 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, दिल्ली नहीं लिखा है, तो आप जान जाइए कि जो UPSC का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। अब आपके सामने प्रश्न संख्या 10 आएगा कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। यानी इसरो ISRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। S सोमनाथ, सिवान, चंद्रजीत बनर्जी और परमेश्वर अय्यर। आपके सामने जो राइट आंसर हो जाएगा S सोमनाथ जी हैं, वो इसरो के क्या बने हैं, नए अध्यक्ष बने हैं। इसरो के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक S सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसरो का जो पूर्ण विस्तार होता है और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसका मुख्यालय है दोस्तों बेंगलुरु, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जब वीडियो पसंद आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट